गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से कोविड के केसेस बढ़ने लगे इंडिया के अंदर। थर्ड वेव में हम एंटर कर चुके हैं। स्पेशली मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। हालांकि गवर्नमेंट हाई अलर्ट पर है और उन्होंने पूरे प्रबंध कर रखे हैं, लेकिन हम सभी लोगों की, नागरिकों की, जो सिटीजन्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीन को लगवाएं, हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, हम मास्क का इस्तेमाल करें, हम अननेसेसरी हम भीड़ वाली जगह पर ना जाएं, और शादी विवाह इसी चीज़ों में हम कम से कम भीड़ को रखें। हम यदि बहुत जरूरी है तो कम से कम भीड़ को हम यहाँ पर रखें, इन्वाइट करें लोगों को हम, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा एक मुश्किल वक्त है, वहां पर हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अभी इस समय लोग क्या कर रहे हैं, लोग इस समय रिवेंज ट्रेवल कर रहे हैं। आप समझते हो रिवेंज ट्रेवल का मतलब है बदला लेने के लिए। किससे बदला लेने के लिए? कि कोरोना ने हमको घर में रखा है तो हम कोरोना से बदला लेंगे। अब कोरोना से क्या बदला लोगे भाई? वो तो इंतजार ही कर रहा है कि तुम आओ, पब्लिक में, भीड़ में आओ तुम, और मैं लग जाऊं। ठीक है, तो मतलब फिर से खतरा वैसा ही मंडराने लगा जैसे लास्ट ईयर था। तो अब समस्या ये है कि ये यदि हम चीजों को जो है समझदारी से काम नहीं लेंगे तो ये समस्याएं चलती रहेंगी। हमको सिर्फ ह्यूमन वायरस के स्प्रेड का ह्यूमन चेन ब्रेक करना है हमको, कि आदमी में स्प्रेड कैसे हो। तो उसके लिए हमको मास्क को निकालना, मास्क का इस्तेमाल बाहर ना करना एक बड़ा अपराध है। ठीक है, ये अपराध जो है, इसका मतलब ये है कि मतलब ये आपको भी इन्फेक्ट करेगा, आपसे फैमिली को करेगा, फैमिली से और लोगों को इन्फेक्ट करेगा। वो वायरस ऐसे ही तो प्रोपेगेट करता है। खैर, बोल ही सकते हैं, बाकी तो भारत की पब्लिक खुद समझदार है, खुद जानती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। ठीक है, और वैक्सीन जो है वो जब आपका नंबर आए, वैक्सीन जरूर आप लगवाइए। यदि आपको कोविड हो चुका है तो एक बार एंटीबॉडी टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद आप एंटीबॉडी टाइटर देखने के बाद आप वैक्सीन को लगवा सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, ये तो बात की हमने कोविड बुलेटिन की। हर बार बोलना पड़ता है, जब ये खत्म हो जाएगा ना तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है ना? ठीक, अब एक चीज और, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे देना है कि कई सारे बच्चे हैं जो नीट 2021 के बच्चे हैं और उनको लग रहा है कि गीतेंद्र सर आप हमारे पास पढ़ाने आएंगे या नहीं आएंगे। बेटा, मैं आपके पास पढ़ाने क्यों नहीं आऊँगा बताओ। साल भर मैंने आपको पढ़ाया है, साल भर मैंने आपको पढ़ाया है, उसके बाद क्रेश में बहुत सारे चैप्टर मैंने लिए हैं। ठीक है, अभी शेल मैडम का पोर्शन चल रहा है। शेल मैडम जो है अपना प्लांट फिजियोलॉजी पूरा करेंगे, इकोलॉजी वाला मेजर हिस्सा पूरा करेंगे, या मतलब पूरा इकोलॉजी वाला हिस्सा देखेंगे। इसके बाद मैं शुरू करूंगा आपके लिए, साथ में हम लोग लाइव एमसीक्यूज लगाना शुरू करेंगे। हम लोग के हम दिन डिसाइड कर लेंगे कब ऐसा करेंगे, तो हम लोग कुछ लाइव क्लासेस, कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे हम के, है ना। मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लास, जो मैंने आपको ध्यान होगा कि फोकस बैच में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोगों ने रिकॉर्ड की थी, हमने जो है वो एक्सक्लूसिव क्लासेस रिकॉर्ड की थी, वो भी हम रिलीज करेंगे। तो मतलब जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता ना नीट का 2021 का, हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे। लेकिन ये है ना बेटा, सब ह्यूमन बीइंग है, तो एक के बाद एक की बारी आती रहेगी ताकि आप एंगेज हो सकें आप। ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाने के अलावा बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी देखना पड़ता है मुझे, कि ये पूरी टीम होती है, पूरा जितना उठा पटाख जितना भी जो है वो टेक्नोलॉजी, सारा काम मुझे देखना पड़ता है। तो मेरे को जो है दिन में 2-3 घंटा 4 घंटा उन काम के लिए चाहिए पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग्स के लिए चाहिए पड़ता है मुझे के। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है और पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। और शेल मैडम तो मेरी भी गुरु रही है, तो बहुत अच्छा पढ़ा रही है वो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप टीचर, डोंट कंपेयर टीचर्स। क्या आपको हमेशा सोचना है कि आपको क्या मिल रहा है उससे, आपको क्या मिल रहा है, कौन लोग आपके साथ इन्वॉल्व है। क्योंकि बायोमेंटर्स बहुत ही सीरियस है अपने बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा सीरियस है। तो यहाँ पे हम कोई प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर जो भी आएगा वो बेस्ट ही होगा, वो उसके अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, थोड़ी भी फ्लॉ होती है व्यक्ति में तो व्यक्ति फिर स्क्रीन से बाहर ही आता है, फिर स्क्रीन पर दिखाई देना बंद हो जाता है उसके। बायोमेंटर्स की स्क्रीन पर जो आ रहा है मतलब वो फ्लॉलेस व्यक्ति है। तो अभी सिंपल सी बात, इसलिए केमिस्ट्री के PYQ सीरीज को शुरू किया गया है अभी, और बहुत जल्दी फिजिक्स में विपिन सर ज्वाइन करेंगे तो विपिन सर PYQ सीरीज को शुरू करेंगे। फिर बायोलॉजी के अंदर जो है मैं शुरू करूंगा उसको। तो बेटा अभी हम करेंगे काम के, अभी हमको तो जब तक नीट 2021 नहीं था हम काम करते रहेंगे, DPS होते रहेंगे, टेस्ट चलते रहेंगे, आपके एक शेड्यूल बन जानेंगे हम। लेकिन हमको 3rd रिवीजन करना है, 4th रिवीजन करना है कि जब भी एग्जाम होना है के। क्योंकि NTA के डायरेक्टर के एक इंटरव्यू में उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म से एग्जाम के बीच में कम से कम 6 से 8 वीक का डिफरेंस रहेगा। आप सोचिए उनका स्टेटमेंट के, उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम के बीच कम से कम 6 से 8 हफ्ते का, सप्ताह का डिफरेंस रहेगा, मतलब 1.5 से 2 महीना। अब आप माना लगा लीजिए अंदाजा। ठीक है, मतलब एग्जाम कब होने का है, मतलब अभी तो मतलब ये समझ लीजिए कि मतलब अभी कोई अता पता ही नहीं है फिलहाल में। लेकिन जो भी होगा, जब भी होगा एग्जाम, हमको अच्छा देना है, हमको बढ़िया। क्योंकि देखो ऐसा नहीं आप पढ़ना कम कर दो कि कोई दूसरा तो पढ़ ही रहा है ना।
ठीक है, चलिए अब ये तो एग्जाम की बात हो गई, कोरोना बुलेटिन की बात हो गई, अब आज की कहानी पर फोकस करते हैं। हम में से कई सारे लोग जब भी कोई मेहनत करते हैं तो चाहते हैं कि हमको इमीडिएट रिजल्ट दिखाई पड़े, हमें एक प्रकार से विजुअल रिजल्ट दिखाई पड़े, हमें कि क्या परिणाम हुआ। जैसे आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपने पूरे वीक पढ़ा, आपने 2 वीक मेहनत किया, आपने टेस्ट दिया, आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया, नंबर कम आया, रैंक कम आया, तो आप बोले रहे रैंक कम आया, नंबर कम आया, कुछ हुआ तो है ही नहीं, मैं तो इतना दिन से बायोमेंटर से पढ़ रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं आया, मेरे ऊपर बड़ा परेशान हूँ, बड़ा हैरान हूँ, उठ के क्या करूँ मैं क्या ज्वाइन कर लूँ, जाके मैं यहाँ से छोड़ के वहाँ चला जाऊँ, वहाँ से आके वहाँ चला जाऊँ, कहाँ चला जाऊँ, उठ के बहुत कन्फ्यूजन। अब एक कहानी सुनिए इस पर। एक आदमी होता है, वो किसी ऐसे छोटे से गांव में कहीं पर रह रहा होता है, जहां पर सामने एक जो है अपना बड़ा सा पहाड़, कहीं थोड़ी दूरी पर जाएंगे 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा पहाड़ होता है, ठीक है। और उसी के तलहटी में पहाड़ के नीचे जो होता है ना, फुट हिल्स होते हैं, वहीं पर छोटी सी झोपड़ी, छोटा सा घर उसका होता है, झोपड़ी ना बोले, छोटा सा घर उसका होता है। और वो आदमी जो है वो राइटर होता है, बेसिकली वो एक लेखक होता है उठ के, तो वो कहानी वहानी लिखने का काम करता है। तो वो उसके लिए उसको एकांत चाहिए, उसको अकेला रहना होता है, तो वो अपना उस घर में रहता है और दिन भर अपनी कहानी लिखने में लगा रहता है वो, और जो है वो क्रिएटिव काम होता है, कर रहा होता है। एक दिन वो अकेला बैठा बैठा कुछ सोच रहा होता है, अचानक से उसको कोई झिझोड़ता है, कोई उसको हिलाता है, तो एकदम हिल जाता है वो, और एक आवाज आती है उसको, एक आवाज आती है उसको, सुनिए, इफेक्ट दे रहा हूं, ठीक है। आवाज आती है उसको, रमेश नाम, मान लो रमेश नाम, रमेश मैं ईश्वर बोल रहा हूं, तुमको मेरे लिए एक काम करना है, क्या तुम करोगे? वो आसपास दिखता है कि कौन है, दिखता, अरे तो दिखता है कि कोई है तो है ही नहीं है। उसे एक रोशनी दिखाई पड़ती कमरे के किनारे में, वो समझ जाता कि ईश्वर आया है। बोलता है कि हे भगवान, आप जो काम देंगे वो काम करूंगा मैं। सामने जो पहाड़ है ना, उसको सूर्योदय के पहले रोज धकाया करो, उसको धकाना है उस पहाड़ को तुम्हें, और रोशनी खट से गायब हो जाती है, ठीक है। अब वो थोड़ा सोचता है, कहीं मैं नींद में तो नहीं था, कहीं मैंने सपना तो नहीं देखा है, और उसको बड़ा मतलब अलग तरह की फीलिंग आती। कभी कभी होता है ना, कुछ एक डिफरेंट फीलिंग आती कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, वैसी फीलिंग उसको आती है कि नहीं, ये जो था वो सच था। अब उसने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, ईश्वर ने कहा है, तो ईश्वर ने कहा है तो उसका मानना है, क्योंकि ईश्वर खुद आया, मैंने आंखों से देखा, मुझे झंझोड़ा उसने, मैंने रोशनी देखी, और उसने बोला कि पहाड़ को धकाना है, मतलब धकाना, बात खत्म हो गई। क्या ये पहाड़ मुझसे धक पाएगा, इतना बड़ा पहाड़? फिर बोला यार, ईश्वर आके बोला है तो कुछ तो पर्पस होगा, ईश्वर खुद तो करेगा नहीं, ईश्वर ने मुझे मीडियम बनाया होगा, माध्यम बनाया होगा, तो ईश्वर यदि बोल गया है तो कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ईश्वर की बात कभी खाली नहीं जाती। अब वो सुबह सुबह रोज सुबह क्या करता है, वो 4:30 बजे उठता है वो, और सूर्योदय सुबह 6 होता है, 4:30 पर उठ के 4:30 से 6 बजे तक वो लगातार, जब तक सूर्य उदय नहीं होता, लगातार पहाड़ को धकाने की पूरी कोशिश करता है। अब पहाड़ भी इतना बड़ा पहाड़, छोटा सा इंसान पूरी कोशिश करता है। पूरी कोशिश करने के बाद जो है वो देखता है कि यार 1 मिलीमीटर नाप लेता है वो सड़क से कि भाई कितना दूरी पे है पहाड़, 1 मिलीमीटर, अरे छोटो 1 सेंटीमीटर तो जो बहुत बड़ी बात है, 1 मिलीमीटर एक छोटा सा हिस्सा, मतलब क्या बोले उसको, वो हिला ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ये कंकड़ तक नहीं गिरा ऊपर से नीचे, कि हिला हो तो कुछ गिरा हो ऊपर से नीचे। लेकिन वो हिम्मत रखता होता है, ईश्वर ने कहा है तो करना है काम अपने, क्या सोचना ही नहीं इस बारे में भी। 2 महीने गुजर जाते हैं, वो रोज सुबह उठता है, रोज सुबह 4:30 पर उठता है, 6 बजे, 4:30, 4 बजे, फिर सोचता है थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा, 4 बजे सुबह उठता है और उठ के 2 घंटा पहाड़ को धकाता है पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, कि कभी तो ये खिसकेगा, ईश्वर ने कहा है, ईश्वर ने काम दिया है, मुझे करना पड़ेगा बस, ठीक है, करना है तो करना है। 6 महीना बीत गया होता है, कोई विजुअल रिजल्ट नहीं, पहाड़ तो टस से मस नहीं हुआ, पहाड़ तो हिला तक नहीं, कुछ नहीं हुआ पहाड़ में। बड़ा परेशान हो, कहता है यार कि ये तो कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है ये, कि यार मतलब मैं 6 महीने से लगातार कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और करता हूँ मैं, फिर ईश्वर से बात करूंगा, भाई ऐसा कैसा काम पकड़ाया जो कुछ होता ही नहीं है। रोज सुबह उठ के पागल जैसा 4 बजे सुबह उठ जाता हूँ, 6 बजे तक कोशिश कर रहा होता हूँ, पहाड़ हिलता ही नहीं है। अगले 6 महीने और गुजर जाते हैं, साल भर गुजर गया,
साल भर में देखता है वो कि यार कुछ नहीं हुआ, पहाड़ तो बिल्कुल भी हिला तक नहीं, पहाड़ कुछ नहीं हुआ पहाड़ में। रोज सुबह उठता है, उसका दिमाग खराब रहता है। वो बोलता है यार मेरा तो पता, मुझे लगता है सपना देखा था मैंने, ईश्वर विश्वर कुछ था नहीं, वो सपना देखा होगा मैंने, शायद मैं देर तक जागा होऊंगा, सो नहीं पाया होऊंगा, या कोई नशीली चीज खाने में आ गई होगी तो मैंने सपना देखा होगा। वो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर बोले और कोई परिणाम ना मिले, ईश्वर बोले और परिणाम ना दिखाई पड़े, कोई विजिबल इफेक्ट ना दिखाई पड़े, हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार। तो इसका मतलब मैंने सपना देखा होगा। तो एकदम वो चिढ़कर अपने कमरे में बैठा होता है और बोलता है यदि तुम भगवान थे, भगवान हो और तुम आए थे मेरे कमरे में और तुमने मुझसे कहा था कि पहाड़ को धकाना है, तो इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई परिणाम नहीं दिखाई पड़ा, इसमें तुम झूठे हो, तुम हो ही नहीं सकते भगवान, तुम मेरा सपना थे केवल। इतने में कमरे के किनारे पे रोशनी होती, फिर से रोशनी होती, रोशनी को देख के वो हाथ जोड़ लेता है, कहते भगवान तो आ गए सच में। बोलते क्या बात है भगवान पूछते हैं। बोलता भगवान मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपसे ही मेरा जीवन है, लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई इस बात को देखकर कि आप जो काम सौंप कर गए, जो भगवान का काम है, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा। उसमें एक जो है वो रत्ती भर भी जो है वो पहाड़ हिला नहीं। उसमें हमने रोज कोशिश किया, रोज कोशिश किया, रोज कोशिश किया, 1 साल से कोशिश किया हमने, रोज आपका नाम लेके काम में लग जाया करते थे, कोई परिणाम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे पॉसिबल ईश्वर? ये तो बड़ी निराशा वाली बात है ना, इंसान तो निराश हो जाएंगे इससे। एक काम कर, भगवान बोलते हैं एक काम कर, बाथरूम में जा, आईने के सामने खड़ा हो, अपनी शर्ट उतार और अपने आप को देख। वो गया, बाथरूम में गया, उसने अपनी शर्ट वट उतारी और आईने में जाके देखता है। क्या देखता है वो? ये मसल्स के चेस्ट में पूरा इसका एकदम बॉडी एकदम से बोलता है ना पहलवान टाइप का। अरे हम नहीं ऐसे, ठीक है, कोशिश करते हैं पर कभी बन नहीं पाते है ना। तो वो वैसा एकदम से बोलता है ना, अरे समझ लो क्या ऋतिक रोशन जैसा वैसा बन चुका हो, ठीक है। तो दिखता अरे हाँ, ये तो सब ट्राइसेप बाइसेप और ये सब सारा मसल्स वगैरह दिखने लगे एकदम जो है वो बॉडी मेरा फिट हो गया एकदम। उसे समझ में आती है, अरे क्या मतलब मैं क्या सोचा था, क्या हुआ है। वो ईश्वर के पास दौड़ गया था, ईश्वर वहां खड़े मिलते हैं। देखा, बोला मैंने कब कहा था कि पहाड़ खिसकेगा? तू बोल मैंने कहा था तेरे से कि पहाड़ खिसकेगा? तू बोल मैंने कहा था कि पहाड़ को तो खिसका के दूर ले जा? मैंने कहा था तेरे से, मैंने कहा था तू पहाड़ को जाकर धक्का दे। मैंने कहा था तू सुबह सूर्योदय से पहले पहाड़ को जाकर धक्का दिया कर, धकाया कर पहाड़ को जाके। ये मैंने कहा था। मैंने तुझको ये नहीं कहा था कि तू धकाएगा तो पहाड़ धक जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था कि पहाड़ को की जगह को तुझे चेंज करना है। मैंने ये नहीं कहा था कि पहाड़ को खिसका दे तू। अरे तू कैसे खिसका पाएगा पहाड़ को? वो मैं ना खिसका पाऊं, वो मैं ना खिसका पाऊं, क्यों खिसकाऊंगा मैं अननेसेसरी? तो तू सोच, मैं तुझको बोला कुछ और था, मैं बोला था कि तू रोज जाके पहाड़ को धका, तू कुछ और समझ लिया। तू देख रहा विजिबल रिजल्ट, पहाड़ क्यों नहीं खिसका? अरे भाई अपने आप को देख, तू देख तेरे अंदर क्या परिवर्तन आ गया। तू पहले राइटर था, तू दिन भर बैठ के किताबें लिखता रहता था, दिन भर बैठ के सुबह से सो के उठने के साथ लिखना शुरू किया, रात को सोते तक लिखते रहे, तू बीमार पड़ जाता, तू मर जाता भाई, तेरे को बहुत तरह की बीमारियां हो जाती। मैंने कहा कि नहीं, तेरे को बीमार, तू अच्छा लिखता है, तेरा जीवन है लंबा, तू बीमार ना रहे, इसलिए मैंने तेरे को बोला कि जाके पहाड़ को धका। तू धकाने गया पहाड़ को, रोज सूर्योदय के पहले उठता था, 1.5 घंटा तू पहाड़ धकाया करता था, रोज तू पहाड़ धकाने में पूरा बल लगाता था, तेरे पूरे मसल्स एक्टिव होते थे, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता था उसमें, और मसल्स के एक्टिव होने पर तेरी बॉडी मांसपेशियां, मसल्स ने फैट को बर्न किया, उन्होंने ग्लूकोज को बर्न किया, एक्स्ट्रा बॉडी फैट को बर्न किया, और तू फिट हो गया एकदम, तेरी लाइफ बढ़ गई भाई, तेरे को हेल्दी बनाया मैंने, और तू बोलता कोई परिणाम नहीं मिला। आदमी हाथ जोड़ लेता, बोलता ईश्वर कभी सोचे ही नहीं मैंने इस तरीके से। अब सुनिए, कहानी का सार यह है कि हम में से कई सारे लोग भी ऐसे ही होते हैं। जब मैं बोलता हूं पढ़ लो, नहीं सर टेस्ट में रिजल्ट नहीं आया, टेस्ट में रिजल्ट नहीं आया, अच्छा नंबर नहीं आया, हम तो नहीं जा रहे, फिर लिखेंगे 5-7 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर थे, मुझे अरे सब एनसीईआरटी के अंदर थे, मुझे लगा एनसीईआरटी के बाहर थे, वही गलत हुए बस। मतलब दोष किस पे रखा गया? टीचर पे, कि भैया तुम्हारे 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो तुमने लाइन टू लाइन नहीं पूछे एनसीईआरटी से, हम नहीं बता पाएंगे, हमारी गलती है ही नहीं है। गलत, एकदम गलत अप्रोच है। आप ये देखिए, जब आप टेस्ट की तैयारी करते हैं, टेस्ट कई बच्चे मिस कर रहे हैं टेस्ट को, टेस्ट की तैयारी करते हैं आप, एग्जाम देते हैं आप, ठीक है, तो आपका भले ही विजिबल रिजल्ट इमीडिएट सामने ना आता हो, लेकिन इनविजिबली कहीं कुछ क्रिएट हो, आप जान रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं आप। दैट मे बी पॉसिबल कि वन डे जब मैं फाइनल एग्जाम होगा आप बहुत अच्छा कर जाएं उसमें। मैं कहता हूं, मेरी एक स्टूडेंट थी,
उसने बहुत तैयारी किया पीएमटी का, 3 साल तैयारी किया उसने मेरे साथ में, ठीक है, पर बैड लक रहा, कभी कोई समस्या आ गई, कभी कोई समस्या आ गई, दुर्भाग्य रहा या उसकी कुछ कमी रही होगी कि वो एग्जाम नहीं निकाल पाई, दुखी हो गई वो। लेकिन उसने पढ़ाई बहुत किया था, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ा, अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स थोड़ा वीक था उसका, लेकिन उसने फिर क्या किया, बड़ी दुखी हो गई। फिर उसको लगा कि अब तो एमबीबीएस मिलेगा नहीं मेरे को, मेरा तो सारा मेहनत व्यर्थ चला गया सब 3 साल से, आके रोने लगी एक दिन। फिर थोड़े दिन बाद जब किसी ने उसको बताया कि कनाडा में बायोकेमिस्ट्री का एक एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो उसमें तुम भर दो, अप्लाई कर दो। उसने कनाडा के लिए वहां के लिए अप्लाई किया, सिलेक्ट होगी उसमें, उसका नॉलेज, वहां का एग्जाम का लेवल यहाँ से बहुत कम था, तो वो सिलेक्ट होगी। वहां जाके उसने बीएससी एमएससी जो भी कनाडा में डिग्री मिलती है, मास्टर्स की डिग्री होती है, वो किया उसने। नाउ सी इज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट है एक फार्मा कंपनी में, अभी शायद मॉडर्ना में काम कर रही है, मॉडर्ना कंपनी जो बायो वैक्सीन बनाए उसमें वो काम कर रही है। बड़ा पैकेज है उसका, बड़ी कार, बड़ा घर, सब कुछ है, और कनाडा में रहती है वो। अब बताओ मेरे को, असफल थी क्या वो? कैसे नापोगे तुम सफलता को? कैसे बोलोगे तुम कि कौन सफल है कौन असफल है? केवल डिग्री के आधार पर बोल दोगे तुम, ये भी गलत है। मैं कहता हूं कि जो जब कर रहे हो उसमें पूरा प्रयास रखो, पूरा मन से करो उसको। कोई कारण यह है कि तुम नहीं जानते हो कि इसका इनविजिबल रिजल्ट कहां मिलेगा तुम्हें, तुम नहीं जानते हो। तुम केवल विजिबल परिणामों पर फोकस करते हो, तुम इनविजिबल परिणामों पर भी फोकस करो तुम कि तुम्हारे अंदर कितना बदला। मैं कहता हूं ना, बायोमेंटर्स में टीचर्स नहीं है, गुरु है, तो तुम्हारे अंदर के इनर कॉन्शियस को भी जागृत करते हैं, अंदर के सारे तार हिला देते हैं, और वो तार के हिलने के बाद है ना, जो वीणा बजती है, जो संगीत निकलता है ना, वो जीवन को सफल बनाता है। सफलता का मतलब केवल डॉक्टर बन जाना नहीं है, सफलता का मतलब है कि जो हम चाहते थे वहां कहाँ अचीव किया, हम क्या हासिल कर पाए समाज में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कभी भी बेटा छोटा विजन मत रखो, विजन बड़ा रखो। जैसे उस आदमी ने देखा कि मैं पहाड़ को धका दूं, मैं धका क्यों नहीं, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन बहुत सारे हो गए जो उसकी लाइफ लॉन्ग काम है। कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी जो आदमी बहुत शिद्दत से करता है ना, और यदि वो फेल भी हो जाता है ना, तो भी दूसरों से सफल रहता है। यदि वो फेल भी हो जाता है तो भी दूसरों की तुलना में वो सफल रहता है, क्योंकि इतना नॉलेज वो गेन कर चुका होता है। सच्चाई है ये, फैक्ट है। इसलिए कभी भी विजिबल के बजाय इनविजिबल रिजल्ट्स पर भी ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि क्या मुझे आज मिला है, क्या मुझे कल मिलेगा। ये सोचिए कि क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या बदलाव होगा, और इन बदलावों से जीवन पे कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, बताइएगा जरूर उठ के। और ये स्टोरी जो है ना, ये भी मुझे किसी स्टूडेंट ने मराठी में स्टोरी थी, उसको उसने फॉरवर्ड किया, फिर देन मैंने उसको जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर आपको सुनाया उसको। तो अभी तो कहानियों का सोर्स आप जैसे कई कमांडो है जो कुछ अच्छी स्टोरीज मुझे भेजते रहते हैं, और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी जानने मिलता है, मुझे भी सीखने मिलता है, और कई कहानी ऐसी थी जो आपकी सोल से कनेक्ट हो जाती हो। खैर, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट बेटा।